हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन के अंदर जो आपने रूल्स पढ़े थे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, उनका आज हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, यानी कि इस वीडियो के अंदर हम इन रूल्स को बनाएंगे अपने हाथों से। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपका कुछ क्विक रिवीजन करा देता हूं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आए काफी इजीली। ठीक है, तो देखो हमने अब तक ये पढ़ा था कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस पर्टिकुलर फॉर्म में हो, यानी कि mdx प्लस ndy बराबर 0 हो और इस इक्वेशन को कह सकते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो, यानी कि del m अपॉन del y बराबर ना हो del n अपॉन del x के, तो इस इक्वेशन को हम नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन बोलते हैं, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं अपने नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन में। समझ में आई? मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली एक फंक्शन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली एक फंक्शन है जो कि अगर मैं अपने नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाने वाली है। ये इक्वेशन एक एग्जैक्ट इक्वेशन होगी, यानी कि मैंने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि x और y दोनों पे डिपेंड कर सकता है, उसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अपनी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन के अंदर। ठीक है, ये इस वक्त नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, समझ में आई बात? अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए हमने बहुत सारे फॉर्मूला देखे थे और वो फॉर्मूला रूल्स पे डिपेंड करते थे, और ये दो रूल्स मैंने आपको पहले बताए थे। ठीक है, इनको और इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है विद एग्जांपल, और ये भी बताया है कि इन सभी को किस तरीके से याद किया जाए। बेसिकली मैंने एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक में क्या था, सिर्फ एक सेंटेंस था कि नेगेटिव की जय हो। ठीक है, यानी कि अगर आपने ये सेंटेंस आपने याद कर लिया तो ये पूरी चीज आपको याद हो जाने वाली है। वो क्या है, कैसे है, वो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो की, देख लेना और मौज काटना। ठीक है, तो अपना प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और mdx प्लस ndy की फॉर्म में है। ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉर्म में है और मैंने ये अज्यूम कर लिया ये एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो सीधी सी बात है यार, मैं इस इक्वेशन को अगर किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर i से डिनोट कर देता हूं, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इक्वेशन एक एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो कर दो मल्टीप्लाई। कर दिया यार, तुमने बोला और मैंने कर दिया, ni dy बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन निकल के आई है ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। अगर ये एग्जैक्ट इक्वेशन है तो वो कंडीशन को एग्जैक्ट इक्वेशन की कंडीशन क्या होती थी कि del m अपॉन del y ऑफ m इज इक्वल टू del n अपॉन del x होना चाहिए। और m और n बेसिकली क्या थे, वो थे, m क्या था, dx का कोएफिशिएंट। ये इक्वेशन कब थी, ये कंडीशन हम कब लगाते थे, किस इक्वेशन के लिए लगाते थे, जब इक्वेशन mdx प्लस ndy की फॉर्म में हो, इस फॉर्म में होनी चाहिए। और m क्या था, dx का कोएफिशिएंट, और n क्या था, dy का कोएफिशिएंट। अब देखो del अपॉन del y, यहां पे क्या आता है, dx का कोएफिशिएंट। dx का कोएफिशिएंट क्या है, i इंटू m बराबर होना चाहिए del ओवर del x, किसके, यहां पे क्या आता है, dy का कोएफिशिएंट n इंटू i। तो बेसिकली ये कंडीशन किसके लिए है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है। और हमें ये मालूम पड़ चुका है कि ये इक्वेशन एक एग्जैक्ट इक्वेशन है, तो ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, सही बात है कि नहीं। तो देखो हम लोग ये जानते हैं m और n दोनों ही फंक्शन होते हैं x और y के, और हमें ये भी मालूम पड़ गया कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो भी x और y पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो जब आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि देखो दोनों ही y पे डिपेंड कर रहे हैं और दोनों ही x पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। लगा दो प्रोडक्ट रूल। अगर मैं i y को रिप्रेजेंट कर देता हूं, या सिंपली i y छोड़ो यार, del i बाई del y इंटू m, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज। अब दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, del m अपॉन del y इंटू i। ठीक है, कितना आसान है, देखो बराबर होगा del n अपॉन del x इंटू i प्लस del i बाई del x इंटू n। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, दिख रही ना आपको। अब थोड़ा बहुत इधर उधर ले जाओ, देखो मैं काम करता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो क्या बचेगा, del m अपॉन del y
इसको इधर लेके आ गया और आई कॉमन ले लिया, माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इंटू आई कॉमन ले लिया और इसको आप उधर ले जाओ, क्या होगा डेल आई बाई डेल एक्स इंटू एन माइनस डेल आई बाई डेल वाई इंटू एन। ठीक है, ये आपके सामने इक्वेशन बन के आ चुकी है। अब मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, सही से सुनिएगा। ठीक है, मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी स्पेस की जरूरत है। ये जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं, ये जितने भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के आपने फॉर्मूलेस पढ़े हैं, इन सब के पीछे एक अजम्पशन है। वो अजम्पशन क्या है कि वो अजम्पशन ये है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये px इंटू क्यू वाई की फॉर्म में है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने अज्यूम किया है कि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उनमें से एक फंक्शन सिर्फ x पे डिपेंड करता है और एक फंक्शन सिर्फ y पे डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे कि यार ये असम्पशन क्यों लिया, पहली बात तो ठीक है, और ये भी बोलोगे कि यार ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसी और फॉर्म में हुआ, जैसे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्म में भी तो हो सकता था px प्लस qx, सही बात है कि नहीं, इस फॉर्म में भी तो हो सकता था। तो क्या हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? नहीं, सुन लो, ठंड रखो थोड़ा सा। पहले बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा एंड में बात करेंगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल जो हम पे फॉर्मूलेस बने हुए हैं और रूल्स बने हुए हैं उनको प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद ये एडवांस लेवल की बात हम एंड में करते हैं और अच्छी तरीके से करेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए, ये अज्यूम कर लीजिए कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ना वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है जिनमें से एक x पे डिपेंड करता है सिर्फ और दूसरा सिर्फ y पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मुझे आप डेल i बाई डेल x निकालो जरा, इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करो i को विद रिस्पेक्ट टू x, एज सिंपल एज दैट। और देखो qy क्या है, ये वो वाला फंक्शन है जो सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, सही बात है कि नहीं, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा क्योंकि मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा p डैश x क्या है, px का डिफरेंशिएशन, सिंपली रिप्रेजेंटेशन है, और qy एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो वो इसके बराबर हो जाएगा। ऐसा ही आप डेल i बाई डेल y निकालोगे तो क्या आएगा q डैश y इंटू px। इस केस में आपको px को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा क्योंकि px जो है सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब डेल i बाई डेल x मालूम पड़ गया, डेल i बाई डेल y का एक्सप्रेशन आपको मालूम पड़ गया, और i का एक्सप्रेशन हमने ये अज्यूम कर ही लिया है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना, ये अज्यूमिंग है, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज को आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो तो हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी। देखो मैं थोड़ा बहुत मिटाल रहा हूं और फिर दोबारा से लिख रहा हूं, तो तुरंत के तुरंत आप भी कॉपी पे लिखते चले जाओ चीजों को, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा और अच्छी तरीके से चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इंटू आई क्या है पी एक्स इंटू क्यू वाई, इसके बराबर तो ये बराबर होगा डेल आई बाई डेल एक्स क्या है, ये है p डैश x इंटू क्यू वाई इंटू एन माइनस डेल आई बाई डेल वाई क्या है, ये है q डैश y इंटू पी एक्स इंटू क्या है m। ये बड़ा आसान है, बस दिमाग लगाना है हल्का सा, वो भी ये मैंने यहां से मिटा दिया है बिकॉज आई डोंट नीड ऑफ इट, ठीक है। तो मुझे थोड़ी स्पेस की जरूरत थी इस वजह से। अब आप काम करो कि इस पूरी इक्वेशन को px इंटू क्यू वाई से डिवाइड कर दो, कैसी इक्वेशन बन जाएगी देखो जरा, डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, px इंटू क्यू वाई से डिवाइड किया मैंने सभी इक्वेशन को LHS में भी और RHS में भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये अपॉन करो px इंटू क्यू वाई, ये अपॉन किया px इंटू क्यू वाई, यहाँ पर भी ऑब्वियसली मैंने किया था, तो यार आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने किया, ठीक है। तो देखो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पर और ये भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं कि भाई कैसी बन जाएगी इक्वेशन, p डैश x अपॉन px इंटू n माइनस q डैश y अपॉन qy इंटू m। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है और बेहद ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पे स्टार लगा दो वो भी 2, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं एक लेट करने वाला हूं, देखो इसको जरा मिटा दूं मैं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए और आप अपनी कॉपी पे लिख ही रहे होंगे, एक्सपेक्ट तो करूंगा यार इतना तो, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है, p डैश x अपॉन px को मैं अगर fx बोल दूं, इसको मैंने fx बोल दिया, सिंपली नेमिंग बोलिए, ठीक है। इसको मैंने gx बोल दिया, तो ये वाली इक्वेशन कैसी बन जाएगी, डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x बराबर हो जाएगा fx इंटू n माइनस gx इंटू n। अच्छा मुझे ये बताओ कि p डैश x अपॉन px किसके बराबर है,
एफ एक्स के बराबर है। और सिमिलरली क्यू डैश वाई अपॉन क्यू वाई किसके बराबर है, ये है जी एक्स के बराबर, सॉरी जी वाई के बराबर बोलना चाह रहा था मैं। देखो अब आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट करना है। मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू dx और इसे इंटीग्रेट कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू dy, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, सर इसको सॉल्व करो। px को मान लेते हैं t, तो p डैश x इंटू dx क्या हो जाएगा, dt के बराबर। आई होप आपको इंटीग्रेशन तो आता ही होगा यार, आप इतने बड़े हो गए हो। तो देखो क्या हो जाएगा, ये px क्या है, t के बराबर, तो 1/t, और p डैश x इंटू dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx बोल देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं मिटा देता हूँ बिकॉज मुझे थोड़ी स्पेस की जरूरत है। ठीक है, तो अब बताओ मुझे 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, और t किसके बराबर है, इसके बराबर है px, और ये बेसिकली विद बेस e है, नेचुरल लॉग है। ठीक है, ये हमारा आ गया प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx एज इट इज। मैंने यहां पर भी वैसे ही किया कि qy को मैंने मान लिया t q डैश y इंटू dy बराबर dt के हो जाएगा, तो q डैश y dy dt के बराबर हो गया, और qy हमारा d के बराबर है ये, इंटू gy इंटू dy। ठीक है, तो यहां पर भी वैसे बेसिकली ऐसा ही हमारा एक्सप्रेशन बनने वाला है, नेचुरल लॉग ऑफ qy प्लस कांस्टेंट c किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ gy इंटू dy। ठीक है, बहुत सही है। इस कांस्टेंट को मैं log c भी तो लिख सकता हूं, वो तो कांस्टेंट है, कैसे भी लिख लो आप। इसको अगर मैं a बोल देता हूं तो इस कांस्टेंट को मैं b बोल देता हूं। ठीक है, क्योंकि यार कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं ताकि मैं डिस्टिंग्विश कर सकूं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इसको भी मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, m प्लस log m इंटू n px इंटू a। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx, e को इधर ले जाओ, e की पावर में चले जाएगा ये पूरा पोर्शन, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी log की, ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx अपॉन a आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a ही तो था, देखो है ना, अपॉन a आ गया। ऐसा px का निकल के आया, और ऐसा ही हमारा qy का निकल के आएगा एक्सप्रेशन, एग्जैक्टली ऐसा ही निकल के आएगा। e की पावर इंटीग्रेशन fx की जगह gy आएगा, ऑब्वियसली सी बात है, dy के रेस्पेक्ट में करना था, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या b है। तो ये इस तरीके से मेरे एक्सप्रेशन निकल के आ चुके हैं। अच्छा, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या एक्सप्रेशन था, हमने अजम्पशन क्या लिया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इन विच वन फंक्शन इज ओनली डिपेंड ऑन x एंड अनदर फंक्शन डिपेंड ऑन y। सही बात है कि नहीं। अब px और qy का हमें एक एक्सप्रेशन मिल चुका है, तो इसके अंदर पुट कर दो, कितना आसान है, करो जरा। क्या हो गया, i इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, बस तो हाँ qy, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qy किसके बराबर है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ gy dy मेरे बच्चे। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया, बड़ी खुशी मिल रही है। बट अभी रूल्स निकलेगा, रूल्स निकालेंगे, अभी चिंता मत करो, रूल्स को निकालना है हमें। ये मैं मिटा देता हूँ यार, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अच्छा अब इस इक्वेशन को गौर से देखना यार, इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x बराबर है fx इंटू n माइनस gy इंटू m। अब मैं रूल्स बनाने जा रहा हूं आपके सामने, रूल 1 और रूल 2। देखो तुम्हारे सामने भाई बनाएगा, बहुत आसान है। देखो एक काम करता हूं कि अगर मैं इस इक्वेशन के लिए fx की वैल्यू, या मान लेते पहले gy की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। मैंने क्या करा, gy को 0 पुट कर दिया है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो gy अगर 0 पे होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ क्या होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो gy की वैल्यू 0 है, और मैं यहां पे लिख देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। आप बचपन में पढ़ के आए हो यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक कांस्टेंट है, e की पावर c भी एक कांस्टेंट होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज व्हाट, कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट होगा, और e की पावर c जो आएगा ये भी कांस्टेंट है, तो e की पावर c अपॉन b, e की पावर c अपॉन b इंटू a, मतलब इस पूरा, ये भी पूरा एक कांस्टेंट ही होगा ना। इस पूरे कांस्टेंट को अगर मैं f से नहीं बोलूंगा यार, m से दिखा दो, क्योंकि यार f यूज कर चुका हूं ना मैं कहीं ना कहीं, देखो यहाँ पे यूज किया मैंने। ठीक है, तो ये पूरा m कांस्टेंट होगा। मैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इंटू m। m क्या है,
एक कांस्टेंट है। ठीक है, बहुत खुशी मिल रही है। और अगर मैं gy की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा इसके अंदर तो ये पूरा 0, तो del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x इज इक्वल टू fx इंटू n हो जाएगा। सही बात है कि ये हट जाएगा पूरा, सही है। अब ये पूरा हट गया, n को नीचे लिया, क्या बन गया del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x अपॉन n इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, क्योंकि ये तो 0 हो गया, क्योंकि मैंने जी वाई की वैल्यू 0 पुट करी है। अच्छा, अब ये वही रूल है, क्या करते थे उसके अंदर, हम इस एक्सप्रेशन का हम निकाल देते, इसको सॉल्व किया करते थे। अगर ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ x आया होता था तब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्मूले से दिया जाता था। हमने ये प्रूव कर दिया। m क्या है, एक कांस्टेंट है। अब हम जब रूल्स पढ़ते थे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ते थे तो m कोई कांस्टेंट हम देखते ही नहीं थे। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, पहले रूल 2 निकाल लेते हैं। रूल 2 के अंदर एक काम करो कि fx की वैल्यू 0 पुट कर दो। अगर fx 0 हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा gy इंटू m। m को यहां से यहां पे ले आओ, आ गया m, ये आ गया हमारा सेकंड रूल। ठीक है, और जब इसको देखो, ये क्या करा मैंने, fx को 0 पुट किया। fx को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज व्हाट, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, k आया, e की पावर k इंटू a, ये पूरा जो होगा ये कोई कांस्टेंट होगा, सीधी सी बात है, कोई ना कोई कांस्टेंट तो होगा। उस कांस्टेंट को मैं सिंपली n से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अगर मैं इसे n से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा दिखाई देगा मुझे, क्या है हमारा कांस्टेंट, k बोल दिया था ना मैंने, k इंटू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ये बचेगा ना सिर्फ gy इंटू dy। अच्छा जी, समझ में आ गया कि भाई हम क्या करते थे रूल्स के अंदर, इसका एक्सप्रेशन निकाला करते थे। अगर इसका एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ y पर डिपेंड करता होता तो हम क्या बोलते थे कि उसका इंटीग्रेशन फैक्टर इस तरीके से निकाला जाता है। बट इसके अंदर k और इसके अंदर m जो ये निकल के आए हैं, ये क्या है, हम तो नहीं पढ़ते थे यार वहां पर ऐसा कुछ भी। देखो यार, इसका आंसर आपको मिलता है अभी। बेसिकली हम लोग प्रोसीजर क्या कर रहे होते हैं, प्रोसीजर ये तो कर रहे होते हैं कि हमारा जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, मान लेते हैं m dx प्लस n dy बराबर 0, ये क्या थी हमारी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे थे ताकि ये जो है हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। सही बात है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, मान लेते हैं कि ये वाली इक्वेशन ने ये वाला रूल फॉलो किया, यानी कि जब मैंने इस इक्वेशन के लिए ये वैल्यू, ये इसका एक्सप्रेशन फाइंड किया, सिर्फ और सिर्फ fx पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर ये वाली इक्वेशन इस रूल को कर रही है वेरीफाई, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे दिखाई देगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। सही बात है कि नहीं? इसके लिए, और ये इसको सेटिस्फाई कर रही है तो इंटीग्रेटिव फैक्टर की वैल्यू ये पुट करो, उसके अंदर डालो, क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इनटू क्या था, m था यहां पर। अच्छा ये बताओ कि ये हो गया हमारा 0 के बराबर। एक बात बताओ मुझे कि यहां पर m कांस्टेंट रखूं या ना रखूं, कुछ फायदा है? देखो जब मैं इसका एक्सप्रेशन इसके अंदर पुट करूंगा तो ये m तो यहां पर चले जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है, m एक कांस्टेंट है जो कि 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम e की पावर c अपॉन a इंटू b, यार ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये तो है ही कांस्टेंट, तो ये 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो m कोई कांस्टेंट है जो कि यहाँ पे चले जाएगा, तो सिंपली हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पर कांस्टेंट रखूं या ना रखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और सिमिलरली इसके लिए भी k का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी चीज हम पढ़ रहे होते हैं, हम चीजों को जितना सिंपल बना सकते हैं उतना सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस कांस्टेंट को सिंपली हमने 1 बोल दिया। ठीक है, k को और m को, इन कांस्टेंट को हमने सिंपली 1 बोल दिया, यूनिटी मान लिया। क्यों माना? क्योंकि इनके रखने या ना रखने से हमारी इक्वेशन पे, हमारे प्रोसीजर पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। क्या थी वो चीज? वो ये है कि ये पूरे जो फॉर्मूले निकल के आए, ये जो रूल्स निकल के आए, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्मूले निकल के आए, ये बेसिकली सिर्फ एक ही चीज की वजह से निकल के आए हैं। किसकी वजह से? कि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ये अज्यूम किया था,
दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन जो कि एक डिपेंड कर रहा है x पर और एक डिपेंड कर रहा है y पर, प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। सही बात है कि नहीं? बट अब आप कहोगे कि अगर ऐसा होता कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर px प्लस qx इस पर्टिकुलर फॉर्म में होता, या मैं आपसे कह दूं, आपके सामने एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन रख दूं जिसके अंदर की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी जो कि नॉन एग्जैक्ट होगी ऑब्वियसली, और आपसे बोल दूं कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ना वो इस पर्टिकुलर फॉर्म में है। अब इन सब के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर और रूल्स बताइए, तो ये एक बेहद ही अच्छा क्वेश्चन बन जाने वाला है। और ये कोई इतना भी तगड़ा नहीं है। देखो क्या करना होगा, यहां पे प्लस कर दो, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? px प्लस qy, ठीक है। अब क्या करना होगा, जो हमारी इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी? तो ये जो इक्वेशन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, इसके अंदर आप क्या करोगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इस पर्टिकुलर फॉर्म में था उसको इसके अंदर पुट करो, आई की वैल्यू क्या रखोगे? px प्लस qy, और di बाई डेल आई बाई डेल y निकालो इस c से, और डेल आई बाई डेल n निकालो इस। तो ये आपके लिए टास्क हो सकता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर px प्लस qy की फॉर्म में हो तो आपको रूल्स निकालने हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए फॉर्मूले निकालने हैं। तो यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो आजकल की बुक में क्या चल रहा है, आजकल की बुक में यार ये भी नहीं दिखा रहे हैं कि भाई इनका अजम्पशन क्या था, ये जो रूल्स हमने पढ़े इनका लिमिटेशन क्या है, ये भी नहीं बताया जा रहा। क्यों नहीं बताया जा रहा? क्योंकि आपको ये नहीं बताया जा रहा कि इसका प्रूफ क्या है। सही बात है कि नहीं? और प्रूफ जानने से ये नहीं है कि भाई बहुत बड़े इंसान हो गए, बट इससे आपकी दिमाग की एक्सरसाइज होती है यार रेगुलरली, ठीक है। तो ये आप करोगे ना तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही है, जबकि मैं बोल रहा हूं ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई चीज आप सीख रहे हो तो, ठीक है। तो आपको अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय विद हाई फाई।